अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, मैं शफ़ीका मिस। देखो बच्चों, हमने इससे पहले दादू इस सबक को पढ़ा था। दादू जो एक नौकर के बारे में लेखक कहते हैं, उसकी शख्सियत के बारे में बताया है इसमें। तो उस दादू का जो भी था, हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसकी जानकारी आधे आधा सबक हमने बच्चों पढ़ा था। और अब उस आधे सबक के बाद हम आगे का हिस्सा लेंगे बच्चों। तो इस तरीके से जो उस सबक का जो अगला हिस्सा है उसको हमको पढ़ना है। तो हमने पढ़ा था बच्चों इस लाइन तक के लेखक दादूला म्हणतात की तुला मुला वाचून कसं काय करमते, तुझको अपने बच्चे के बिना कैसे रहते जमता है। यहाँ तक हमारा हुआ था बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वापस से पढ़ेंगे कि लेखक जाता है जब अरे दादू से बात करता है, उसके बारे में मालूमात लेता है, तो कहता है ना कि माझा मुलगा सोलापुरात एका गिरणीमध्ये आहे। और मैंने तमाम बातें भी आप लोगों को बताई थी कि उसकी बीवी क्या करती है। दादूची बायको कडधान्य विकते, दोघे काम करतात, पैसा गोळा करतात आणि त्यांचा जो मुलगा आहे तो सोलापूरला आहे, तो पण तिथे काम करतो। आणि अशा प्रकारे सावकाराला त्यांना पैसे द्यायचे आहे आणि आपली जो जमीन आहे ते गहाण ठेवलेली जमीन ते परत घ्यायचे आहे, एवढं आपण वाचलो होतो. तो त्यावेळी लेखक त्याला म्हणतो, विचारतो त्याला की पण दादू, पण मुला वाचून कसं काय करमते। ऐसा बोलते हैं दादू से कहता है लेखक कि अपने बच्चे के बिना तुझसे कैसे रहते बनता है, पण मुला वाचून कसं करमते रे तुला, ना करमायला काय झाले साहेब, नहीं जमने जैसा क्या है साहेब, ना करमायला काय झाले साहेब, तुम्ही नाही का आल्यात, क्या तुम नहीं आए आई वडिलांना सोडून, तसाच माझा मुलगा, वैसे ही मेरा लड़का है, गिरणीत गेला आहे, गिरणी में गया है, मी इथे तुमचे काम करतोय, सोलापुरात अशी कुणीतरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल। मैं जैसे तुम्हारा काम करता हूँ ना, ऐसे ही सोलापुर में कोई एक बूढ़ी है जो उसको खाने को देती है। इस तरीके से वो बातचीत कर रहा है, किससे? लेखक से। तो क्या करता है कि जैसे तुमको कैसे अपने माँ बाप के बिना जम गया है, वैसे मुझे भी अपने बच्चे के बिना यहाँ पर जमता है। जैसे मैं तुम्हारा यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जैसे मी तुमचे काम करतो साहेब, तसेच कोणी म्हातारी असेल त्याला जेवायला घालत असेल, कोई और बूढ़ी माँ पर होंगी जो उसके लिए काम करती होंगी, उसको खाने को देती होंगी, ऐसे जो है वो बोल रहा है। अब आगे अपन पढ़ते। 3 महिन्यात दादूची नि माझी कमीत कमी 3 वर्षाची ओळख झाली। 3 महीन्यात दादूची आणि माझी 3 महीना हुआ था उसको काम करते हुए, पण त्या 3 महिन्यात असं वाटत होते लेखकाला जणू 3 वर्षाची ओळख आहे, जैसे 3 साल की पहचान है असं त्याला वाटू लागले। क्रिकेट जोरात सुरू झाल्यामुळे, अब देखो आगे बता रहे लेखक कि क्रिकेट जोरदार शुरू था, मतलब क्रिकेट भी खेलते थे लेखक। तो क्रिकेट का ज़माना था, क्रिकेट खेल रहे थे, स्कूल उनके कॉलेज से क्रिकेट भी खेला जाता था। तो लेखक बोल रहे हैं की क्रिकेट जोरात सुरू झाल्यामुळे कित्येकदा रात्री 8 वाजेपर्यंत मी बिऱ्हाळीने येत नसे, पण मला कितीही उशीर झाला तरी ओट्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे। कभी कभी क्रिकेट के ज़माने में मैं ऐसा खेला करता था कॉलेज की जानिब से, तो अक्सर रात में देर से आया करता था, 8 वाजेपर्यंत ही मैं बिरहाड़ी येत नसे, 8 भी बज जाता तो मैं बिरहाड़ी नहीं आता था। बिरहाड़ी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? बिरहाड़ी का मतलब है घर, बिरहाड़ी यानी घर, रहने का घर। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अक्सर मैं देर से आता था मेरे घर में, मेरे बिरहाड़ी पर, तो मुझे अपने ओटे पर कितना भी उशीर हो, कितने भी लेट हो जाए, तो अंधारात ओट्यावर दादू बसलेला दिसत असे।
अंधेरे में दादू माझी वाट पाहत, मेरा इंतजार करते हुए बैठा रहता था. वाट पाहणे मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करणे. वाट पाहणे यानी प्रतीक्षा करणे. तो मेरे इंतजार में दादू बैठा रहता था. एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला. एकाद बार मुझे आने में देरी हुई. नी डब्यातला भात और डबे का खाना थंड झाला. कभी मैं देर से आता और डबे का खाना ठंडा हो जाता. तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे. दादू फौरन स्टोव जलाने के लिए उठ खड़ा होता था. थंडगार झालेला भात, ठंडा हो चुका भात जो था, भात थंडा हो चुका था, त्यावर स्टोवर तपावला म्हणून त्याला उन्नीत भाताची गोडी कशी येणार. जब तक उसको स्टोव पर तपाएगा नहीं तो उसके गरम गरम भात की जो मिठास है वो कैसे आएगी. पण दादू ने ऊन केलेला तो भात, लेकिन जो दादू मेरा जो चावल, भात है ना, चावल, पका हुए चावल को भात कहते हैं. दादू अगर उसी भात को जब गरम करता था मेरे लिए, तर त्या खाताना मला फार गोड वाटे. तो उसको खाते वक्त मुझे ज़्यादा मीठा लगता था, यानी एक लज्जत लगती थी. त्या गोडीचा उगम अन्नात नव्हता, उस मिठास का उगम मतलब उस मिठास का जो उगम मतलब उभरना, निकलना. तो उसका जो उगम था, वो मिठास की जो आना, वो अनाज में नहीं था, अन्न में नहीं, बल्कि दादूच्या मनात होता. लेखक को ऐसा लगता था कि जो जो लज्जत मुझे खाने में मिल रही है, वो बल्कि खाने में नहीं, बल्कि दादू के मन में है. दादू इतना प्यार से उनको खाना उनके सामने परोसता था कि उसके अंदर उसकी लज्जत महसूस होती थी. खाना भले से बासी हो, ठंडा हो, लेकिन खाने में उसको टेस्ट आने लगता था लेखक को, ऐसा लेखक का कहना है. तो इस तरीके से अब आगे. एके रविवारी एके रविवारी दादूची स्वारी क्रिकेटच्या मैदानावर दिसली. तेव्हा तर मी थक्कच राहिलो. रात्री मी त्याला विचारले तेव्हा म्हातारा लाजेने अगदी चूर झाला. पण थोड्या वेळाने त्याने कारण सांगितले. देखो लेखक बता रहे, एक रविवार यानी संडे के दिन, जब ये लेखक जो है क्रिकेट के मैदान पर प्रैक्टिस पे होंगे, तो दादू वहाँ पर गया. दादू को वहाँ पर देखकर वो दंग रह गया. थक्क होने मतलब दंग रह जाना, यानी हैरत ज़्यादा रह जाना. दंग होने यानी कि दंग रह जाना, हैरत ज़्यादा हो जाना. हाँ, दंग होने. तो जब ये एकदम दादू को वहाँ देखा क्रिकेट के मैदान पर, और वो भी दादू, तो हैरत ज़्यादा रह गया. मी रात्री त्याला विचारले, मैंने पूछा रात में की दादू तू मैदानावर काय करत होता, की तू मैदान पे क्या कर रहा था. तेव्हा तो लाजेने अगदी चूर झाला. लाज मतलब शरम, शरम से चूर हो गया. पण थोड्या वेळाने त्याने सांगितले कारण. लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कारण बताया. आदल्या दिवशी मी फार चांगला खेळलो होतो. कारण क्या था कि एक दिन पहले लेखक बहुत ही अच्छा खेल खेले थे, यानी जो उनका खेल था वो बहुत अच्छा हुआ था. दादू सकाळी खानावळीत डबा आणायला गेला. तो दादू दूसरे दिन सुबह सुबह खानावड़ का मतलब होता है रेस्टोरेंट, जहाँ से खाना मंगाते हैं, रेस्टोरेंट, खाने की जगह, भोजनालय भी कहते हैं उसको. वहाँ से डब्बा लाने के लिए लेखक के लिए गया. तेव्हा तिथल्या विद्यार्थ्यात, यानी एक खानावळ को हम कैंटीन भी बोल सकते हैं, कैंटीन में जहाँ पर खाना मिलता है, तो वहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठे थे. विद्यार्थ्यात उन विद्यार्थी मतलब वहाँ के स्टुडंट्स लोगों में माझ्या पराक्रमाच्या गोष्टी चालल्या होत्या. लेखक के पराक्रम, जो एक दिन पहले उसने क्रिकेट का कारनामा किया होगा, क्रिकेट में अच्छा खेला होगा, तो उसकी बात उन स्टूडेंट्स लोगों के बीच में चल रही थी. त्या ऐकून दादूला वाटले, वो सुनकर दादू को लगा की आपल्या साहेबांच्या खेळाची सारे लोक स्तुती करतात, तेव्हा आपणही तो पाहावा. क्या दादू को लगा कि अपने साहेब की इतने लोग तारीफ कर रहे हैं. स्तुति करने मतलब तारीफ करना. स्तुति स्तुति ये शब्द है. स्तुति करना यानी तारीफ करना. दूसरा शब्द स्तुति का आएगा प्रशंसा. प्रशंसा. तो
लेखक का के बारे में दादू ने सुना तो कि लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा अपना साहेब खेलते हैं, तो चलो अपन भी देख लेते हैं। इसलिए वो क्रिकेट के मैदान पर उसको दिखाई दिया। सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, अब देखो अगला बता रहे हैं लेखक कि सितंबर का आखिरी दिन था। आठवड्या मतलब हफ्ता, सप्ताह। आठवड़ा मतलब सप्ताह, सप्ताह यानी हफ्ता, 8 दिन का एक आठवड़ा। तो हफ्ते के दिन, सप्टेंबर के आखरी हफ्ते में बाहेरगावी एक सामना ठरला होता। जहागीरदार नावाचा माझाच कॉलेजातला एक मित्र आमचा कप्तान होता। जहागीरदार नाम का एक लड़का था, उन्हीं की कॉलेज का था, जो उनकी टीम का कप्तान था। माझी फलंदाजी नी त्याची गोलंदाजी, माझी फलंदाजी और त्याची गोलंदाजी। वो गोल करता था और मैं फल निकाल, मतलब मैं रन बनाता था, वो गेंदबाजी करता था। अशा धुवा उडवला, ऐसे धुवा उडाया आम्ही दुसऱ्या बाजूच्या। धुवा उडवला मतलब हरा देना, मात करने। धुआ उड़ाने म्हणजे मात करने। तो ये दोनों ने मिलकर, यानी एक का बॉलिंग और एक की बैटिंग मिलकर दोनों ने सामने वाली टीम को मात कर दिया। मात करने, धुआं उड़ाने मतलब मात करने मतलब हरा देना। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामने वाली टीम को हरा दिया था। परत येताना मी जागीरदाराच्या गाडीमध्ये बसलो। अब वापसी हुई हमारी खेल उल के बाद सब, तो मैं जागीरदार की गाड़ी में ही बैठ गया। गाड़ी हाँकने आणि सामन्याच्या गप्पा मारने, एक तो गाड़ी चलाना और जो सामना हुआ, सामना मतलब स्पर्धा यानी के मुकाबला। तो जो आज के मुकाबले की जो जीत थी वो और गाड़ी चलाने का, ये दोनों का काम या दोघा गोष्टीवर ते गप्पा मारत होते। दोन गोष्टीपैकी अधिक बेफामपणे तो कोणतीही गोष्ट करत नव्हता। यही दो बातों, उसका पॉइंट यही दो बातों पर था, बस यही दो बातें कर रहा था पूरा जितना भी सफ़र का उनका टाइम था तब सफ़र तक, और उसको इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर रहा था। हे सांगणे फार कठीण होते। लेखक कह रहे हैं ये तो बिल्कुल कठिन था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी बात को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है। गाड़ी अच्छे से चलाना इसकी बात कर रहा है या आज की जीत की बात कर रहा था। खैर, बात करते करते वो लोग घर तक आ गए। खेळताना मनुष्याला भान नसते, खेलते वक्त इंसान को होश नहीं रहता है। भान होने मतलब होश होना। भान का दूसरा शब्द है यहाँ पर शुद्ध। भान होने मतलब शुद्धि नसणे, शुद्ध। बेशुद्धि बोलते हैं ना जिसको, बेशुद्ध ऐसा, उसके लिए। तो इस तरीके से उसको खेलते वक्त ध्यान नहीं रहता, शुद्ध नहीं रहती है। त्यामुळे खेळताना श्रमाने माझे अंग किती आंबून गेले होते। लेखक को बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता कि खेलते खेलते मेरे जिस्म को मेहनत से कितना थकन आ गई थी। आंबून जाने मतलब थक जाना, आंबून जाने मतलब थक जाने, थकून जाने। तो लेखक बहुत थक गए थे, ये उनको एहसास कब हुआ? त्याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नाही। जब तक मैं गाड़ी में बैठ नहीं गया तब तक मुझे इसकी कल्पना ही नहीं थी कि मेरा जिस्म कितना थक गया है। जब मैं गाड़ी में बैठ गया तब मुझे एहसास हुआ कि अरे मैं तो कितना थकन महसूस कर रहा हूँ। मग मात्र अंग ठणकू लागले और मेरा जिस्म पूरी तरह दुखने लगा। जैसे जख्म ठनकता है ना, ठणकू लागले, वैसे शब्द है वो। तो इस तरीके से उनका जिस्म दुख रहा था। उनको कब एहसास हुआ? जब उनका जिस्म एकदम दुखने लगा। तो इस तरीके से बात करते करते वो लोग घर की जानिब आ गए। अब आगे देखते हैं अगले इसमें क्या होता है। माझा बिऱ्हाळापाशी गाडी येताच मी उतरलो, तेव्हा जागीरदार म्हणाला, आमच्या बंगल्यावर चल। देखो, जब इनका घर आया तो लेखक कहते हैं कि मैं अपने घर की तरफ जाने लगा तो जागीरदार क्या कहता है कि मेरे बंगले पर चल। अंग फार दुखते है, मी म्हटले, मैंने कहा मेरा जिस्म बहुत दुख रहा है। माझ्याच खोलीवर आण, चहा घेऊ। चल आपण चहा घेऊ। वो क्या बोलते हैं, चलो मेरी खोली पर ही आ जाओ ना, हम चाय ले लेते हैं।
चहा? तो मोठ्याने हसत म्हणाला. चाय? वो बहुत जोर से हंसा जहागीरदार और हंस के बोलता है, चाय? माझे सुद्धा अंग दुखतंय, मेरा भी जिस्म दुख रहा है, चहाने नाही बरं वाटणार मला, मुझको चाय से अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ठीक नहीं लगेगा चाय से. तो लेखक म्हणतात, मग काय मागू? तो फिर मैं क्या मंगाऊ? लेखक ने पूछा, तो मैं क्या मंगाऊ? बियर. तो शांतपणे म्हणाला. दादू ते ऐकत होता. उसने बहुत ही इत्मीनान से कहा, अरे बियर मंगाओ. बियर, दारू, शराब. हम्म? ये सब कौन सुन रहा था? ये दादू सुन रहा था सब. खड़ा था वही नौकर है, उसको किसी किस्म का काम की ज़रूरत पड़ सकती है लेखक को, इसलिए वो वहीं खड़ा था. तो बियर शांतपणे तो म्हणाला. जहागीरदार. दादू ते ऐकत होता. मी विचारात पडलो, मैं सोच में पड़ गया. सापावर पाय पड़ावा तसा दादू दचकला, जैसे उसको कोई सांप पर पैर पड़ गया हो, इतनी जोर में दादू बिचक गया. दचकने मतलब बिचक जाना. क्या सुनकर? बियर ये शब्द सुनकर. बियर ये शब्द सुनकर वो बिचक गया. आणि भूत दिसले, और ऐसा लग रहा मानो उसको भूत दिखाई दे गया. भूत दिसले तसे. तर मनुष्य ज्या दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहिल त्या दृष्टीने तो माझ्याकडे बघू लागला. और इतनी जोर में वो बिचका, और बिल्कुल भूत जैसे उसको दिख गया हो. इस तरीके से मनुष्य जैसे भूत की तरफ देखता है डर के, वैसे ही वो मेरी तरफ देखने लगा कि देखो अब मैं क्या कहता हूँ. क्या मैं अपने दोस्त के लिए बियर मंगाता हूँ? मी म्हटले मी म्हटले अगदी धावत जा, जहागीरदारला हवी आहे. तब मैंने दादू से कहा, जा, भागते जा. धावत जाने मतलब भागते जाना. भागते जा, जहागीरदार को चाहिए. मतलब लेखक ने जहागीरदार के लिए बियर मंगाया. तो तो जागीरदार असेल, नाही तर राजा, मी जाणार नाही. देखो दादू ने क्या जवाब दिया कि तो जागीरदार असेल, चाहे वो कोई जागीरदार हो, नाही तर राजा कि कोई राजा हो, मी जाणार नाही, मैं तो नहीं जाने वाला. मी हळूच म्हटले, मैंने धीर से कहा, दादू या महिन्याला तुझ्या 1 रुपया जास्त देईन, मुकाट्याने जानी, एक सोडून 100 रुपये दिले तरी. देखो क्या बोलता है कि देख दादू, मैं तेको ना इस महीने में 1 रुपया ज़्यादा दूंगा, तू जल्दी से जा खामोशी से. मुकाट्याने मतलब खामोशी से जा, शांतपणे, किसी को मालूम ना पड़े ऐसा. तब दादू क्या कहता है, एक सोडून 100 दिले तरी. अगर तुम एक की बात कर रहे हो, तुम तो 100 भी देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा. 100 मतलब 100 रुपये. देखो दादू एकदम जिद पड़ गया कि मैं बियर लाने नहीं जाऊंगा. दादू ने माझी नोट फेकून दिली. दादू ने मेरी हाथ से ली नोट फेंक दिया. उसको बिल्कुल जाना नहीं था. मी संतापाने म्हटले, मुझे भी संताप आ गया. संताप मतलब गुस्सा, राग, जिसको दूसरे शब्द में कहेंगे राग. तो मुझे भी गुस्सा आ गया. मैं गुस्से में कहा, नोकरीवर ठेवले तेव्हा मी सांगितले होते, मी सांगेन ते काम करायला कबूल केले होतेस ना तू. मैं जब नौकरी पे रखा था तो तूने कबूल किया था ना कि मैं ये काम कर, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा. आताचा आताच गेला तर बरं, नहीं तर. अब देखो लेखक उसको धमकी दे रहा है. देखो अभी के अभी में चले जाओ, आताच्या आताच जा, नहीं तो. नहीं तो बोलकर लेखक रुक गया. अब नाही तर माझी नोकरी जाईल, होय ना. नमस्कार साहेब, असली कामे करून जाण्यापेक्षा पोटात काटे भरीन मी. देखो दादू ने क्या जवाब दिया, तो नहीं तो क्या होगा, नौकरी जाएगी मेरी, फिर नौकरी चली जाएगी. तो नमस्कार साहेब, तो साहेब सलाम तुम्हारे नौकरी को, मैं चला. ऐसा काम करने की बजाय तो मैं अपने पेट पर कांटे भर लूँगा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा. कौन सा काम? बियर लाने, बियर जैसी चीज़ लाने का काम. बियर का मतलब मालूम है ना, शराब, जो एक बुरी चीज़ है. तो ये बियर जैसे चीज़ मैं नहीं लाने वाला. ऐसा दादू ने एकदम साफ कह दिया. भले से नौकरी चल जाएगी, यानी पोटात मी काटे भरीन, मैं मेरे पेट पे काटा बांध लूँगा. त्याचा आवाज
त्याचा आवाज घोघरा झाला, उसकी आवाज़ भर्रा गई। घोघरा होना मतलब भारी हो गई, रोने जैसी रुंधी हुई आवाज़ हो गई। डोळे भरून आले, आँख में आंसू आ गए। पुढे एक ही शब्द ना बोलता तो चालू लागला और एक भी शब्द आगे बोला नहीं और वो चलने लगा। माझी मलाच लाज वाटू लागली। मैंने देखा कि दादू ने बिल्कुल सुना नहीं और चला गया, तो मुझको मेरी ही शर्म महसूस होने लगी कि अरे मैंने ये क्या कह दिया उससे। थोड़ी देर के लिए मुझे महसूस हुआ, हालांकि लेखक को महसूस हो रहा था कि वो जो है गलत है, दारू मंगाना मतलब एक गलत चीज़ है। फिर भी अब जवाब तो देना था। मित्र को, अपना जो दोस्त जागीरदार बैठा था उसको जवाब तो देना था ना। तब इसीलिए उसने दादू को कहा कि जा लेकर आजा, जाने दे। पर दादू ने साफ इनकार कर दिया और उसने तो नौकरी तक छोड़ने की बात कर दी। अब ये सोचकर, ये देखकर लेखकाला लाज वाटू लागली। मी धावत गेलो, मैं भागते गया दादू के पीछे। दादू फाटक उघडत होता, मी त्याचा हात धरून म्हटले, दादू कुठे चाललास? फाटक तक गया दादू। मैं भागता गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि दादू कहाँ जा रहे तू? तुमच्या आई साहेबांकडे। दादू कहते, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ के पास। माझे आईकडे? हो. कशाला? किस लिए? त्यांच्या झाडाला कीड लागली है हे सांगायला। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ को ये बोलने कि तुमने जो झाड़ लगाया था उसको कीड़ लग गई है। देखो, हम झाड़ लगाते हैं अच्छे फल के लिए, मीठे। जब हम कोई झाड़ लगाते हैं हम चाहते हैं कि उसका वो मुबदला, उसका जो फ़ायदा हो अच्छा हो। ऐसे ही जब माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं तो सोचते हैं कि उसका बच्चा सही राह पकड़े, और जब वो बुराई की तरफ जाता है तो समझ लो जैसे झाड़ में कीड़ लग जाती है, वैसे उसके बच्चों में भी बुराई के कीड़े आ जाते हैं। यही बात को बताना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से जो दादू है ना, उसको समझाना चाह रहे हैं, यानी कि बुरे बुरे रास्ते से उसको हटाना चाह रहा है। तब क्या होता है, अब देखो दादू को क्या कहता है वो लेखक। रागिट स्वराने में उद्गार लो। तब मैंने बहुत ही गुस्से में उसको बोला। क्या कहा? रागिट, रागिट यानी गुस्सा, राग यानी संताप। हाँ, राग यानी संताप, संताप का मतलब गुस्सा होता है। तो मैं रागिट स्वराने म्हणालो, मैं भी गुस्से से कहा। क्या कहा? कि मी वाटेल ते करीन, मुझे जो लगेगा मैं वो करूंगा। हं? मी वाटेल ते करीन, मुझे जो लगेगा मैं वो करूंगा। तुला काय करायचंय त्याच्याशी? तो उसको क्या करना है उससे? मला काय करायचे? मला माझ्या मुलाला सांभाळायचे। जा रहा हूँ मैं अपने बच्चे को संभालने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है? दादू ने जवाब दे दिया, तुझा मुलगा तर सोलापुरात आहे, तेरा बच्चा तर सोलापूर में। होय साहेब? हाँ ना साहेब. तिथे तो काही भलते सलते करू लागला तर? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पर है, लेकिन वो भी कुछ भलता सलता करने लगा तो? भलता सलता करना मतलब गलत सलत काम? तर त्याच्याजवळ असलेल्या म्हाताऱ्याने त्याला आवरायला नको काय? तो उसके पास भी तो कोई ऐसा बूढ़ा चाहिए जो उसको संभाले। आवरणे मतलब संभाल लेना, आवरणं, बटोर लेना, संभाल लेना। तिथे लोकांनी त्याला सांभाळायला हवे। मग मी वहाँ पर के लोगों ने उसको संभाल लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। त्याच्या डोळ्यातून घळ-घळ पाणी वाहू लागला। उसकी आँखों से घर-घर पानी बहने लगा, यानी वो रोने लगा। त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत मी म्हटले। तब मैंने उसकी पीठ पर हाथ फिराया और बोला, रडू नकोस दादू, जा मत दादू, रो मत दादू, तुझी नोकरी कायम आहे, तेरी नौकरी कायम आहे, तू रो मत। नोकरीकरिता मी रडत नाही साहेब. तब दादू क्या कहता है दादू, नाही साहेब, मी नोकरीसाठी रडत नाही. तुमच्या ऐवजी माझा मुलगा असता तर मला जेवढे दुःख झाले असते तेवढेच मघाशी तुम्ही दुकानावर जायला सांगितले तेव्हा झाले. मैं तो रो रहा इस बात पर कि मैंने तुमको अपने बच्चे जैसा समझा। मेरा बच्चा भी अगर ऐसे ही मुझे दुकान पर जाने के लिए ऐसी चीज़ लाने के लिए कहता, वो सोच कर मुझे आज तुमने जो कहा उस पर मुझे रोना आया है।
दादूचा हात धरून मी त्याला घरीत नेले. तब मैंने दादू का हाथ पकड़ा और घर के अंदर लाया उसको, घर के अंदर लेकर आया मैंने उसको. हां. मी खोलीत गेल्याबरोबर जहागीरदार म्हणाला, कुठे गेला होता? हम जैसे गए, देखो ये सब बातें बाहर हुई है गेट के पास. दादू को लाया लेकर अंदर, तो जहागीरदार बैठा था बियर के इंतजार में. तो उसने पूछा, अरे कुठे गेला होता तू, तू कहाँ चला गया था? तब क्या कहता है लेखक, देखो ध्यान दो. लेखक कहता है कि बाहेर तार वाला आला होता. क्या बोला उसने? बाहर है ना तार वाला. अब तार क्या चीज़ है, तुम लोग ने कभी सुने हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन टेलीग्राम कहा करते थे पहले. जब अर्जेंटली कोई बहुत इम्पोर्टेंट कोई मैसेज भेजना रहता था तो खत की बजाय तार आते थे, 2-4 लाइनों के मैसेज. किसी की मौत मिट्टी की खबर आ जाती थी, कोई अर्जेंटली बीमार सीरियस की खबर आती थी, तो पहले टेलीग्राम आया करता था. अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, सब खत्म हो चुका है और तार का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका था. तो पहले तार आया करता था, मतलब इम्पोर्टेंट मैसेज अचानक आता था पोस्ट ऑफिस से. तो वही उसने लेखक ने कहा की जब जहागीरदार ने पूछा की तू कुठे गेला होतास, तर त्याने काय सांगितले, बाहेर तारवाला आला होता. तार? कुणाची तार आली बुवा यावेळी? इतने टाइम किसकी तार आ गई भाई? जागीरदार पूछ रहे, कितने टाइम किसकी तार आ गई? आईची, माँ की. फार आजारी आहे ती, वो बहुत बीमार है. मी घाई घाईने ट्रंक उघडली. मैंने ऐसा कहा और जल्दी जल्दी अपने ट्रंक खोला. ट्रंक यानी पेटी. पेटी खोली, खुंटावरचे कपडे काढले, खूंटपे का कपडा निकाला आणि सामानाची बांधाबांध करू लागलो. जल्दी जल्दी सामान उठा उठा के बांधने लगा मैं. जागीरदार म्हणाला, बरं मी जातो हो. तब जागीरदार ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है भैया, अब मैं जा रहा हूँ, जाने दो. त्याला दारापर्यंत सोडून परत आलो. तब मैं उसको दरवाजे तक छोड़ने गया और दरवाजे पर छोड़कर वापस आया. दादू एखाद्या लहान मुलासारखे हसत उभा होता. मैंने देखा कि दादू, मैं जैसे पलटा तो मैंने देखा दादू जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मर्जी का काम हो जाता है तो कितना खुश होके हंसता है, बिल्कुल वैसे ही दादू किसी छोटे बच्चे के जैसे खुश होकर हंस रहा था और खड़ा था. देखो बच्चों, ये जो सबक है ना, ये कि बुराई से बचाने के लिए हमसे बड़े लोग जो है वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, अपने माँ बाप. और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो हम में से नहीं होते, हमारे माँ बाप नहीं होते, हमारे रिश्ते वाले नहीं होते, सगे नहीं होते, लेकिन कोई मामूली सा नौकर टाइप इंसान भी कभी कभी हमको सही रास्ता दिखा देता है. इस सबक के अंदर हमने बच्चों यही सीखा है कि दादू जो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, ईमानदार इंसान था, और वो जो है वो अपने दोस्त, अपने इसको अपने मालक को एक बुरे काम को जो कायम बुराई पर लेकर जाने वाला रास्ता था, उस रास्ते से कितनी चालाकी से बचाता है. और लेखक वाकई इसके गुण को, उसकी ईमानदारी पर रिच जाता है. इसलिए लेखक को दादू बहुत पसंद था और इस तरीके से वो उसकी बातों को मानकर एक बुरे रास्ते से हट जाता है. बच्चों इस तरीके से देखो ये हमारा सबक पूरा हुआ यहाँ पर. अब इसकी जो एक्टिविटी है, इसके नीचे की, इस सबक के नीचे की जो एक्टिविटी है, ये बाकी सब ये हम लोग, मैं तुमको इसमें जवाब के साथ दूंगी. ये सब सवाल है, तुम लोग इस सवाल को अपनी किताब में से उतार लोगे, इसी पीडीएफ में से, और जो भरा हुआ रहेगा सीधा जवाब के साथ यहाँ पर भरा हुआ रहेगा, वो मैं तुमको तुम्हारे ग्रुप पर डाल दूंगी. ठीक है, चलो हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ. अल्लाह हाफिज़.